नमस्कार, मार्केट पंचनामा में सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस सीरीज का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में वैसे तो एक रेंज के अंदर ही कामकाज हुआ और बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ फ्लैटिश टोन पे मार्केट बंद हुआ। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जोरदार एक्शन था। 450 अंकों के आसपास की तेजी तो एक समय पे मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही थी। और उसके अलावा जिनके पास भी फार्मास्यूटिकल के शेयर होंगे, स्पेशली सन फार्मा, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा, क्योंकि सन फार्मा के नंबर्स आए और उसने पूरे इस सेक्टर का मूड माहौल बेहतर कर दिया। वापस जोरदार तेजी के अंदर सन फार्मा कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छा पुल बैक पूरे फार्मा स्पेस में आता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल जो कि तेजी में है ही, मिड कैप मेटल शेयरों में खरीदारी देखने को मिल ही रही है। ऑटो में ऑटो सेल्स के नंबर से पहले एक मूव देखने को मिल रहा था। ऑटो एंसिलरी आज चलते हुए दिखाई पड़े। सेलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छा मूव था, इसलिए आज आप फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतना मूव नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज जोरदार तेजी, इसके चलते एक अच्छा मूड माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर तेजी, और मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी, ऑटो, सीपीएससी, पीएससी शेयरों में खरीदारी, मेटल शेयरों में तेजी के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली, बैंकिंग, एनर्जी शेयरों पर दबाव। लेकिन फिर भी आज सबसे बढ़िया दिन जो था वो फार्मास्यूटिकल स्पेस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। अब अगला हफ्ता काफी क्रूशियल है, तो उसके ऊपर भी नजर रहेगी। लेकिन चले अब शुरुआत सीधे सीधे। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी लेट हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। और टाटा मोटर शॉर्ट टर्म, राजकुमार जी शॉर्ट टर्म में मार्केट को ट्रैक नहीं करता, माफ़ी इसके लिए। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि रचना मैम ने इस पर 290 के आसपास खरीदारी की राय दी थी 310 के टारगेट्स के लिए। तो आप बने रहिए। वैसे भी मीडियम टर्म के लिए भी ठीक ठाक कंपनी है, और शॉर्ट टर्म के लिए तो मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म आप ज़रूर इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, नई खरीद अगर करना चाह रहे हैं तो। अच्छा, BHEL में अभिलाष शायद अभिलाष जी का सवाल है। 65 क्वांटिटी 100 रुपये पे, नहीं 100 क्वांटिटी 65 रुपये पे होगी। एनीवेज दोनों में से ही सर। BHEL के केस में पहले तो नंबर आ रहे हैं, कल नंबर आने वाले, मतलब ये आज नंबर आने वाले हैं BHEL के, आज या कल परसों, 3 दिन, मतलब कंफ्यूज हो गए, इतने सारे नंबर मैंने पढ़े अगले 3 दिन के लिए। खैर, लेकिन BHEL के नंबर्स मेरे ख्याल से आज आने वाले हैं, और आप नंबर्स को एक बार देखिएगा क्या आते हैं। उसके बाद आप इसके कॉल का वेट करिए, और उसके बाद जो हाउस व्यूज आते हैं उनका वेट करिए। पिछली बार तो बहुत बुरा घाटा दिया था, और डाउनग्रेड होने के बाद 30 रुपये टारगेट दे दिए गए थे। लेकिन इस बार इतनी खराब सिचुएशन नहीं लग रही है, तो शायद आप अच्छे नंबर की उम्मीद, या बेटर साइड पर एटलीस्ट नंबर पिछली तिमाही के कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं। ONGC केस में आप जरूर बने रहिए। अच्छे नंबर इस क्वार्टर में आएंगे, रियलाइजेशन इंप्रूव होकर आएगा, और बेहतर नंबर कंपनी पोस्ट कर सकती है। वैसे भी कंपनी अच्छी है, तो आप बने रहिए ONGC के अंदर। BHEL को आप नंबर्स के बाद रिव्यू करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फ्रेश एंट्री हर्षद साहब पूछ रहे हैं विप्रो और LNT में। सर दोनों ही शेयर थोड़े ज़्यादा चले हुए नहीं, अभी भी विप्रो चला है और LNT तो आज भी अच्छी तेज़ी में था। बेटर थोड़ा वेट कर लीजिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बाजार भागा जा रहा है, कल परसों में नहीं मिलेगा, या दोबारा नहीं खुलेगा कल परसों में, फिर खुलेगा, फिर नीचे मिलेगा। एक ज़माने में यही सवाल HDFC के लिए आता था, आज HDFC को कोई पूछ भी नहीं रहा है। डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए आता था, आज उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो सबके दिन आते हैं नीचे के, तो इनके भी आएंगे, तब आप इनमें चले जाइएगा, क्या जल्दी है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि बाजार भागा चला जा रहा है फिर मौके नहीं मिलेंगे, नीचे की तरफ ले लेगा। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मिलेंगे मौके और ये कभी भाव नहीं आएंगे, तो बेटर आप ये कर लीजिए कि थोड़े थोड़े शेयर यहाँ ले लीजिए, थोड़े नीचे मिल जाएंगे, थोड़े और नीचे मिल जाएंगे, तो ऐसे करके आपका एवरेज भी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की कॉल आप ले सकते हैं। कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं है, भाव में प्रॉब्लम है। भाव नीचे मिले बहुत अच्छी बात है। राजकुमार चौधरी जी का सवाल, केल्टन टेक और गेल। सर केल्टन टेक तेज़ी में निकल जाए, चल नहीं रहा, अंडर परफॉर्मर है। गेल के केस में भी अंडर परफॉर्मर तो है ही, तो एटलीस्ट आप दोनों में ही तेज़ी में निकलने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर है। गेल फिर भी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन केल्टन टेक तो पहली फुर्सत में निकलने की कोशिश करें, वही सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और ग्लेनमार्क फार्मा, सुनील जी का सवाल है। सुनील जी, फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा ठीक कंपनी, खराब कंपनी नहीं है, थोड़ा टाइम देंगे तो ज़रूर चलेगी। अभी तो वो सेंटीमेंट बिगड़ा है पूरे स्पेस का, मिड कैप का भी, तो बेटर ये कि थोड़ा नीचे मिल जाए, आराम से इसको एक्यूमुलेट कर लीजिए। उल्टा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सब्सिडरी का IPO आ रहा है ग्लेनमार्क लाइफ का, और आप खुद ही देखिए ग्लेनमार्क लाइफ के IPO में इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। जब सब्सिडरी के IPO के लिए इतनी डिमांड है, तो लोग पेरेंट को लेने को तैयार क्यों नहीं होंगे? कभी ना कभी तो होंगे। आज भले नहीं समझ में आता, लेकिन आगे तो आएगा ही। 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। जो कंपनियां ऑलरेडी
उस कारोबार में है जिस कारोबार में नई कंपनियां उतर रही हैं, जिनके आईपीओ आ रहे हैं और उनके आईपीओ को बहुत अच्छी डिमांड मिल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है एग्जिस्टिंग प्लेयर को तो और अच्छा वैल्यू मिलना चाहिए और अच्छा भाव मिलना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर पे फोकस करिए, एस्टैब्लिश्ड है, सालों से अपना बिजनेस चला रही हैं। नए कारोबार में वो अभी उतरी हैं जिस कारोबार में आईपीओ आ रहा है, तो ज़रा ध्यान से डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को लीजिए। ग्लेनमार्क कंपनी बुरी नहीं है, ग्लेन सरदाना साहब बहुत बढ़िया कंपनी चला रहे हैं, आप ज़रूर बने रहिए इसके अंदर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। संकर्षण साहब, देव साहब का एक सवाल है कि इनके पास रिलायंस और एचडीएफसी बैंक लेना चाहते हैं, क्या फ्रेश एंट्री सेफ है? देव साहब, पहले देश की सबसे बड़ी कंपनी, $3.25 लाख की इकोनॉमी की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, कुल इकोनॉमी का, कुल जीडीपी का शायद 2.5 से 3% हिस्सा ही संभालते हैं। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी आज भी इतने फॉल के बाद भी एचडीएफसी बैंक। अगर आप इन 3 कंपनियों को ही क्वेश्चन करेंगे तो बढ़िया कौन सी होगी? आप खुद ही सोचिए। इस देश की सबसे बढ़िया कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी, सबसे उम्दा कंपनी, हर फंड के पास होने वाली कंपनी अगर अच्छी नहीं है तो कौन सी होगी? टॉप 10 कंपनीज को तो आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो में ना भूलें, इनको तो हिस्सा होना ही चाहिए, लेकिन भाव डिपेंड करता है। अब भाव के हिसाब से एचडीएफसी बैंक नीचे आ रखा है, आप आराम से इसमें पोजीशन ले सकते हैं। और रिलायंस के केस में भी अभी थोड़ा बहुत नीचे ऐसे एक्यूमुलेट करते रहिए। तो डिपेंड करता है आपको भाव क्या चल रहा है चाहिए, लेकिन कंपनीज की क्वालिटी में तो ऑब्वियसली बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश को आगे बढ़ाएंगे, स्टॉक को कभी भी मार्केट आगे बढ़ेगा तो इन्हीं के दारमदार में बढ़ेगा, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर ऑयल एंड गैस हो या टेलीकॉम हो, यही 3 ही मेजर प्लेयर आएंगे। तो आप इस हिसाब से अपनी पोजीशंस को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दीपक नाइट्राइट, अरे क्या शानदार भाव पे खरीदारी की है सौरभ जी आपने। 765 रुपये के दाम पर 30 शेयर हैं, 10 साल का व्यू है। सर ऑलरेडी आपकी खरीद से शायद 3-4 गुना के आसपास हो चुका होगा, तो आप फिलहाल तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कभी भूले भटके आपके भाव के आसपास आए बिना एडजस्टमेंट के, यानी स्प्लिट बोनस के बिना, तो आप इसमें ज़रूर दोबारा एंट्री करिए और डबल ट्रिपल क्वांटिटी कर लीजिए। अगर आपके भाव पर नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपको निकलना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी, यानी कि कॉस्ट के लिए आप अपने 10 शेयर ही बेचेंगे तो भी आपकी कॉस्ट आ जाएगी, या और कम में भी शायद कॉस्ट आ जाएगी, तो कॉस्ट निकाल लीजिए और फ्री के शेयर छोड़ दीजिए। और अगर ये फ्री के शेयर है तो कुछ भूल ही जाइए। बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत अच्छे नंबर कंपनी ने पोस्ट किए, जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला भी था। अच्छा, हेलो सर, आईसीआईसीआई बैंक गुड फॉर लॉन्ग टर्म, आस्किंग बिकॉज नो प्रमोटर होल्डिंग। भावेश जी, आईसीआईसीआई बैंक में प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये पहले सरकार ने एक स्टैचुरी लॉ के थ्रू इसे बनाया था। तब ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता था। तब ये आईसीआईसीआई लिमिटेड होती थी, इसका काम था इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करने के लिए, पैसा देने के लिए। आईडीबीआई, ये आईएफसीआई और जितने भी बड़े बड़े बोर्ड बने बैठे हैं अभी, वो सब इसके अंदर थे। आईसीआईसीआई बैंक मेजरली ओन्ड बाय अ कॉर्पोरेट, मतलब तमाम जो फंड्स हैं वो अब इसको ओन करते हैं, कोई इसका सिंगल प्रमोटर नहीं है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक देश का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अभी भी। तो ये बात आपकी जेन्युइन है कि कोई प्रमोटर नहीं है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की कंपनियां जो कि स्टैब्लिश्ड हैं और विदाउट मतलब विद गवर्नमेंट सपोर्ट हैं, अगर आप कभी पढ़िएगा गूगल करके, टू बिग टू फेल, ये गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट आई हुई है, टू बिग टू फेल। इंडिया में 2 या 3 कंपनीज हैं जो टू बिग टू फेल हैं, मतलब वो इतने बड़े हैं कि वो फेल नहीं हो सकते। उसमें आईसीआईसीआई का नाम शामिल है, एसबीआई का नाम शामिल है। तो आप अगर इतने बड़े, जब गवर्नमेंट खुद कह रही है दे आर टू बिग टू फेल, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आराम से निवेश करिए और बैंकों में भी निवेश करिए और अच्छी अच्छी कंपनियों को ऐसे ही आइडेंटिफाई करते रहिए, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने बाजार में वैसे सोचा भी है। अच्छा, आगे बात करते हैं। और डी मार्ट 2020 शेयर 2000 रुपये में खरीदे शायद मिश्रा साहब ने। मिश्रा साहब, बहुत बढ़िया दाम है आपका खरीदारी का, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। कभी आपको नीचे मिले जिसके चांसेस थोड़े थिनली लो हैं तो आप इसमें ज़रूर खरीदारी करें। कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छे हैं, 2-3 कंसर्न ज़रूर हैं, वैल्यूएशन वाला पार्ट, लेकिन सुनता ही नहीं है स्टॉक, ऊपर ही चले जा रहा है, नीचे आता नहीं है, तो इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर नीचे आएगा या अर्निंग कमा के वैल्यूएशन को जस्टिफाइबल कर देगा। तो नीचे तो आ नहीं रहा, तो जस्टिफाइबल ही हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बने रहिए, प्रॉफिटेबल कंपनी, बढ़िया कंपनी, बस डिविडेंड नहीं देती है, डिविडेंड आने लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आर के दवानी साहब की कंपनी है,
कोई एज ऑफ नाउ तो कंसर्न नहीं है, बट हैविंग सेड दैट 6-6 महीने में, साल भर में अपनी सिचुएशंस को आप रिव्यू करते रहिएगा। सो फार तो अच्छा है सब कुछ, लेकिन हर 6 महीने में कोई रिव्यू करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ग्लैंडमार्क पे हम बातचीत कर चुके हैं। स्पाइस जेट एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़। अभिनव साहब, गोदरेज प्रॉपर्टी रियल स्टेट स्पेस की सबसे बेहतरीन कंपनी है, जो सभी जानकार मानते भी हैं। मेजरली अपने टारगेट्स अचीव कर चुकी है, ऑलरेडी बड़ी तेज़ी इसमें देखी गई है, लेकिन नीचे के दाम पे मिल जाए तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी कर लीजिएगा, क्योंकि भागा हुआ शेयर है। यही नहीं भागा है जो हाल में भागा है, बल्कि पहले एक बारी बोनस भी दे चुका है 1:1 का, तो थोड़ा ज़्यादा महंगा वैल्यू है इसका। नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी करिएगा। दूसरा नाम स्पाइस जेट, कॉन्ट्रा ट्रेड हो सकता है, ये रिस्की ट्रेड है, लेकिन सो फार ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कंपनी ख़राब हो गई है। एविएशन सेक्टर भले ही ढीला है, क्रूड बढ़ा है तो कॉस्ट भी बढ़कर आएगी, लॉस भी कंपनी पोस्ट कर रही है इस तिमाही में, लेकिन अगर सिचुएशन इंप्रूव होगी कभी ना कभी, जो होगी कभी ना कभी, ऐसा नहीं कि हमेशा ही हम घर में बंद रहेंगे, तो जब भी कभी इंप्रूव होगी उस टाइम पर वापस एविएशन इंडस्ट्री पिकअप लेगी और तब ये कंपनियां सुधारेंगी अपने कारोबार को। इसमें स्पाइस जेट, और ऑब्वियस ही बात है झुनझुनवाला साहब इस सिचुएशन में भी अगर एंटर कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, तो कुछ सोच के एंटर कर रहे होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी वजह के एंटर करेंगे। स्पाइस जेट को आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। नीचे मिल जाए तो गोदरेज ऐड करिएगा, स्पाइस जेट में बने रहिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स में हम बातचीत कर चुके हैं, और कौन सा नाम है, IDFC फर्स्ट 27 रुपये का नाम है। बड़े दिनों बाद ये नाम आया, मैंने बहुत दिन से शेयर का भाव भी नहीं देखा इनफैक्ट। शर्मा साहब, इसमें खबर है और एक मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें IDFC फर्स्ट, IDFC लिमिटेड के वापस रिवर्स मर्जर की बातचीत है। अगर ये रिवर्स मर्जर होते हैं तो भसीन साहब का कहना है कि 65 रुपये के दाम पर आकर ये मर्जर हो सकता है। सो फार अभी तक इसका कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि शायद उस लेवल के आसपास होता हुआ दिखाई पड़े। सो फार आप बने रहिए, डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मीटिंग के ऊपर और इन अपडेट्स के ऊपर नज़र रखिएगा और अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप कॉल लीजिएगा। किम्स फॉर लॉन्ग टर्म, देव शर्मा साहब, किम्स के अभी मैनेजमेंट आए थे रिसेंटली, उनसे बातचीत भी हुई थी, अपडेट तो बहुत अच्छे दिए थे उन्होंने, लेकिन मैं किसी भी IPO के लिए, कोई भी IPO, बीट जोमेटो, बीट किम्स, बीट एनीवन, एक ही चीज़ समझता हूँ कि अगर किसी को ख़रीदना है उस कंपनी को तो सेकेंडरी मार्केट से ले लें। प्राइमरी मार्केट से लेने में ऐसी क्या जल्दी है, कभी ना कभी तो लिस्ट होगी तब ले लीजिए जाएगा, क्या दिक्कत है। अपने मेटल को प्रूफ कर लेने दें, उसके बाद खरीदारी कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने मेटल प्रूफ किया है। जुबिलेंट फूड 175 रुपये का IPO था, 185 रुपये का, 300 रुपये पर लिया होगा किसी ने, अगर मान ली डबल पर भी, तो भी वो आज 3000 है, 10 टाइम्स बढ़ चुका है। डी मार्ट अगर किसी ने 250 रुपये का IPO था, 299 का शायद, और वो 300 या 700 रुपये में लिस्ट हुआ था, अगर 700 पे भी लिया होगा तो आज वो 3200 है। अच्छी कंपनी, इवन IRCTC, तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास जिनको आप अच्छे दाम पर लिस्ट होने के बावजूद भी खरीदारी कर रहे होंगे तो भी आपको बढ़िया पैसा बनाकर दे रहे होंगे, क्योंकि एक बार अगर कंपनी अच्छी है तो स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन अगर कंपनी ख़राब है तो कहीं भी जा सकती है नीचे, इशू प्राइस महंगा भी हो सकता है। तो प्रूफ कर लेने दीजिए मेटल, कुछ समय बाद तो नीचे मिलेंगे ही, तब आप खरीदारी कर लेगा। किम्स के केस में भी वेट करिए, नंबर्स आने दीजिए, कंसिस्टेंसी आने दीजिए नंबर्स में, फिर खरीदारी कर लेंगे। क्या जा रहा है, कहीं भागा तो जा नहीं रहा, थोड़ा महंगा मिलेगा, थोड़ा सस्ता ही मिल सकता है, अकॉर्डिंगली कॉल ले ली जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और LIC हाउसिंग पर मिश्रा साहब का सवाल है। 410, कोटक 1640। LIC हाउसिंग के नंबर्स के बाद आज व्यू आए थे और ब्रोकरेज हाउसेस के न्यूट्रल स्टांस थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, एक शायद तेज़ था, एक शायद मंदा था, लेकिन अभी तो आप बने रहिए चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि ये ओवरहैंग चल रहा है, सब खराब नंबर आ रहे हैं, जितने भी NBFCs थे उनके, HDFC के नंबर भी आने वाले हैं, तो ज़रा 2-4 ये ओवरहैंग को ख़त्म होने दीजिए। वैसे दूसरा भी, कोटक भी आपका बैंक, मतलब बुराई नहीं है दोनों में, मीडियम टर्म के लिए आपने लिया तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लंबी अवधि के लिए तो आप बने रहिए दोनों में। अच्छे नाम हैं, अच्छे दाम पर ले लीजिए और नीचे तो बढ़िया ही है, लेकिन प्रॉब्लम 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर से इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनियों की डेस्टिनी आप डिसाइड नहीं कर सकते, थोड़ा समय दीजिए, नीचे मिले आप आराम से ऐड कीजिएगा इनमें। सूरज कुमार जी का सवाल है, व्यू ऑन तेजस नेटवर्क रूट मोबाइल। सर, तेजस नेटवर्क तो सर्किट ही चल रहा था, पता नहीं, मैंने आज देखा नहीं क्या भाव है, कल तो सर्किट ही था। वो टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से जो खबर आ गई कि वो स्टेक खरीद रहे हैं इस कंपनी, अगर कंपनी खरीद रहे हैं रादर अब, तो उसके बाद तेज़ी देखी गई है। रूट मोबाइल में आप बने रहिए पहली चीज़ तो, और आगे शायद और तेज़ी देखने को मिले। तेजस के केस में अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हैं,
अगर आप नई खरीदारी करना चाह रहे हैं तो तेजस को छोड़कर टाटा कम्युनिकेशन ले लीजिए। क्यों? देखिए, तेजस का कारोबार एंड ऑफ द डे किसके पास जाएगा? स्टैंड लोन पे तेजस रहेगा ना, लिस्टेड में या कंसोलिडेटेड होने के बाद तो वो टाटा कम्युनिकेशन में ही आएगा। और अगर टाटा कम्युनिकेशन तेजस में इतना पोटेंशियल देख रही है तो पोटेंशियल एंड ऑफ द डे तो टाटा में मिल के मर्ज हो जाना चाहिए। उनके पास और पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि इनका इतना दम है, तभी उनको खरीदा इस दाम पर। तो टाटा कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम है खरीदारी करने का? किसी बुरे दाम पर 258 का लेवल तेजस के लिए याद रखिएगा। आज नहीं, 6 महीने बाद, साल भर बाद अगर कहीं तेजस आपको 258 के नीचे कभी मिल जाए तो आप ज़रूर खरीदारी करिएगा। अब ये 258 क्या है? टाटा कम्युनिकेशन ने 258 पे सौदा डाला है, तो अगर उनको फेयर वैल्यू दिख रही है 258 पे, तो हमको और आपको तो आराम से मिल ही सकती है उस दाम पर। सिंपल कैलकुलेशन है, नीचे कहीं मिले खरीदारी करिएगा। अभी भागते हुए को मत पकड़िए, अभी टाटा कम्युनिकेशन आराम से रुक के खड़ा है, उसको पकड़ लिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दीपक नाइट्राइट, राइट प्लेस टू एंटर? नहीं सौरभ जी, अभी नहीं, अभी मत एंटर करिए, वेट करिए आप, थोड़ा नीचे की तरफ अगर मिल जाए तो आप एंटर करिएगा। बहुत भागा हुआ शेयर है, इस समय लेने की कोई मतलब नहीं बनता। केमिकल में बहुत अच्छे नाम अभी भी अवेलेबल हैं, आप उनको तलाश सकते हैं, वहाँ देख लिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को देख लिए, शायद मीडियम टर्म में यहीं पर एक अच्छा गेन आ जाए। दीपक नाइट्राइट जितनी क्वालिटी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक कंपनी है, तो बेटर ये कि नीचे के लेवल पर अगर दीपक नाइट्राइट मिले वहाँ एंटर करिएगा, अभी के दाम पर मत जाइए। चलिए, एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। सवाल किसका लिया जाए? कुणाल जी का एक सवाल आया है सिने लाइन पर, ये नया है, क्या किया जाए 36-50 पे? सर सिने लाइन क्यों चुना आपने? पहले तो मतलब बड़ा ही हैरत की वाली बात है, पीवीआर बाकी है, आइनॉक्स बाकी है, उसके अलावा भी मल्टीप्लेक्स की कंपनीज़ हैं, बाकी प्रोडक्शन हाउसेज हैं। सिने लाइन मतलब बेटर है, एनी इवेंट पॉइंट ऑफ टाइम आप आइनॉक्स में चले जाइए, एटलीस्ट उनके पास वेस्ट मार्केट में इतनी बढ़िया होल्ड है, इतनी सारी स्क्रीन्स हैं। उस कंपनी को पकड़िए जिसका कारोबार स्ट्रॉन्ग है, उस कंपनी को पकड़िए। सिने लाइन ख़राब नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन इनके मुकाबले कमज़ोर है। तो लीडर, सेकंड बेस्ट लीडर अगर इतने सस्ते में मिल रहे हैं तो उन्हीं को पहले पकड़ लीजिए, वहीं से अच्छा पैसा बन जाएगा जब कभी सिचुएशन घूमेगी। लेकिन अभी अवॉइड करिए सिने लाइन को, अगर है आपके पास तो तेज़ी में या थोड़ी बहुत तेज़ी में या रीजनेबल प्रॉफिट में निकलने की कोशिश करें, या एटलीस्ट नया निवेश यहाँ ना करें, पुराने निवेश के साथ आप बने भी रह सकते हैं। चलिए, अच्छा, अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे फिर मुलाकात होगी अब सोमवार को, लेकिन सोमवार तक आते आते बहुत सारे इवेंट्स भी हैं। इसमें ऑटो सेल्स के नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें अगले महीने यानी पहले हफ्ते में आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, हैवी वेट नंबर्स आएंगे एचडीएफसी, एनटीपीसी ऐसी कंपनीज़ के। तो बहुत कुछ है, ज़रा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। इसी नोट के साथ हैप्पी वीकेंड, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।